हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुलामगिरी का परिच्छेद नंबर 5, जो कि गुलामगिरी में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नरसिंह, हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, विप्र, विमोचन आदि के संबंध में जो महात्मा फूले जी का क्या मानना है और उन्होंने क्या बताया है। तो आइए शुरुआत करते हैं, डिस्कस करते हैं ढोंडीराव और ज्योतिराव फूले। ढोंडीराव सवाल पूछते हैं, बराह के मरने के बाद दुष्ट लोगों का मुखिया कौन हुआ? ज्योतिराव इसका जवाब देते हैं, नरसिंह। ढोंडीराव आगे बोलते हैं, नरसिंह स्वभाव से कैसा था? ज्योतिराव बोलते हैं, नरसिंह स्वभाव से लालची, धोखेबाज, विश्वासघात करने वाला, विनाशकारी, क्रूर और भ्रष्ट था। वह शरीर से बहुत मजबूत और बहुत बलवान था। ढोंडीराव फिर आगे सवाल पूछते हैं कि उसने क्या क्या किया था। तो महात्मा फूले इसका जवाब देते हैं, बोलते हैं, सबसे पहले उसके मन में हिरण्यकश्यप की हत्या करने का विचार आया। उसके बाद यह अच्छी तरह समझ लिया था कि उसकी हत्या किए बगैर उसका राज्य मुझे मिलने वाला नहीं है। उसने अपना दुष्ट उद्देश्य सफल हो इसलिए बहुत दिनों तक गुप्त हरकतें करना शुरू कर दिया था। उसके बाद अपने एक दुष्ट शिक्षक की ओर से हिरण्यकश्यप के प्रहलाद नाम के बच्चे के अबोध मन पर अपने धर्म के सिद्धांत थोपने की वजह से प्रहलाद ने अपने हर नाम के कुलस्वामी की पूजा करना त्याग दिया था। उसके बाद में हिरण्यकश्यप प्रहलाद ने भ्रष्ट हुए मन को पुनः अपने कुलस्वामी की पूजा करने के लिए अनुकूल करने की दृष्टि से हर तरह की कोशिश की। फिर भी नरसिंह की ओर से प्रहलाद को भीतर से मदद होने के कारण हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास बेकार हो गए। अंत में नरसिंह ने उस अबोध बालक को अपने बहकावे में लाकर उसका मन इस तरह भ्रष्ट कर दिया कि उसने अपने पिता की हत्या करनी चाहिए। लेकिन इस तरह का अमानवीय कृत्य करने के लिए उस लड़के की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए नरसिंह ने मौका देखकर ताजिया के बाघ के बनावटी सौंग की तरह अपने सारे बदन को रंगवाया, मुंह में बड़े बड़े नकली दांत लगवाए और लंबे लंबे बालों की दाढ़ी मूछें लगवाया। और वह तो एक तरह से नकली महाभयंकर सह बन गया। यह सारा सौंग छुपाने के लिए नरसिंह ने जरी से बनी हुई ऊंचे किस्म की साड़ी पातल पहन लिया और सती की तरह अपने मुंह पर लंबा चौड़ा घूंघट डालकर बड़े ही नखरेल ढंग से झूमते लहराते हुए उस बच्चे की मदद से एक दिन उसके पिता द्वारा बनाए विशाल मंदिर में, जहाँ खम्बा का तांदा लगा हुआ था, वहां जाकर चुपके से खड़ा हो रहा। इसी दरमियान हिरण्यकश्यपु ने सारा दिन का शासन संभालते हुए थक जाने के बाद शाम होते ही अपने मंदिर में एकांत में आकर निर्भयता से आराम करने के उद्देश्य से पलंग पर लेटते ही नरसिंह ने बड़ी तेजी के साथ सिर का घूंघटा खोलकर आंचल को कमर में लपेटकर उस खम्भे की गर्दन से निकलकर वह हिरण्यकश्यप के बदन पर कातिलाने ढंग से टूट पड़ा। उसने अपने हाथ की मुट्ठी में छुपाए हुए बाघ जहां के उसके पेट पर वार करके उसके पेट को फाड़ दिया। इस तरह से उसने हिरण्यकश्यप की हत्या कर दी। बाद में नरसिंह वहां से सभी ध्वजों के साथ लेकर रात और दिन एक करके अपने मुल्क में भाग गया। इधर नरसिंह ने प्रहलाद को भूल भुलावे में रख दिया था, लेकिन जब उन्हें यह ध्यान में आया कि उसने इस तरह का अमानवीय कर्म किया है, तब क्षत्रियों ने आर्यों को ध्वज कहना बिल्कुल त्याग दिया और उन्हें विप्रिय कहने लगे। इसी विप्रिय शब्द के बदले में
उसका नाम विप्र पड़ा होगा। बाद में क्षत्रियों ने नरसंह को नारसंह मतलब सह की औरत कहकर पोसना शुरू कर दिया। अंत में हिरण्यकश्यप के बच्चों में से कईयों ने नारसिंह को पकड़कर उसको उचित दंड देने की कोशिश की, किंतु नारसिंह ने हिरण्यकश्यप की राज्य सत्ता हड़पने की इच्छा छोड़कर केवल अपने मुल्क को और अपनी जान को संभालते हुए किसी भी प्रकार का पुनः प्रयास न करते हुए मर गया। खंडेराव फिर सवाल पूछते हैं कि फिर नारसिंह के इस तरह के अमानवीय कृत्यों की वजह से उसके नाम को लेकर बाद में कोई छी या थू ना करे, इस डर से विप्र इतिहासकारों ने कुछ समय बाद, विप्र मतलब ब्राह्मण इतिहासकारों ने कुछ समय बाद उचित समय को जानकर नारसिंह के बारे में यह सिद्ध करने की कोशिश की कि वह तो खंबे से पैदा हुआ था। यह महात्मा फूले जी बोल रहे हैं। इस तरह उसके नाम के साथ कई झूठ मूठ की कल्पनाएं गढ़कर इतिहास में घुसेड़ दी होगी। ज्योतिराव फूले बोलते हैं, हाँ, इनमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि यदि वह खंबे से पैदा हुआ यह कहा जाए तब उसके गर्भ की नाल दूसरे किस व्यक्ति ने काटी होगी और उसके मुंह में दूध का स्तन दिए बगैर वह कैसे जिया होगा। बाद में उसको किसी न किसी दाई का या बाहर का दूध पिलाए बगैर वह छोटे से बड़ा कैसे हुआ होगा। शायद यह भी हो सकता है यदि यह कहा जाए, लेकिन सृष्टि में इस तरह से कुछ भी घटते हुए नहीं दिखाई देता। यह तो सृष्टि क्रम के विरोधी ही है। इन लापरवाह विप्र मतलब ब्राह्मण ग्रंथकारों ने नारसिंह को एकदम लकड़ियों के खम्भे से पैदा करने वाले ही उसने अन्य किसी की बगैर सहायता के अपने आप को इतना शक्तिशाली दाढ़ी मूछ वाला अक्ल का दुश्मन बना लिया कि उसने तुरंत ही हिरण्यकश्यप की हत्या कर डाली। हाय, जो पिता अपनी समझ के अनुसार पितृधर्म की भावना को अपने मन में जगाकर केवल शुद्ध ममता से अपने स्वयं के पुत्र का मन सच्चे धर्म में लगाने की इच्छा से प्रयास कर रहा था, उसको उस सर्वसाक्ष आदि नारायण के अवतार ने इस तरह मार डालना क्या सही में उचित था? यह महात्मा फूले जी सवाल कर रहे हैं। आगे महात्मा फूले जी बोलते हैं कि इस तरह का अमानवीय कुकर्म अज्ञानी मनुष्य का अवतार भी शायद ही करेगा, ऐसा महात्मा फूले जी बोल रहे हैं। वह आदि नारायण का अवतार होने की वजह से उसने इस हिरण्यकश्यप के दर्शन देते ही यह विश्वास दिलाकर कि मैं आदि नारायण का अवतार हूँ। दोनों पिता पुत्र में सलूक पैदा करने की बजाय हिरण्यकश्यप की बड़ी बेरहमी से हत्या करना, यह कितने आश्चर्य की बात है। यह महात्मा फूले जी सवाल कर रहे हैं। यदि उसने उस हिरण्यकश्यप का उपदेश उसको समझा नहीं पाया तो फिर वह सबकी बुद्धि का दाता कैसे? इससे यह सिद्ध होता है कि नारसिंह में अपने पूना शहर के किसी सामान्य नारी से भी ज्यादा अक्ल नहीं थी, क्योंकि जिसने यहाँ के किसी एक प्रति बृहस्पति कहलाने वाले एक विद्वान को केवल मधुर शब्दों के माया जाल में फंसाकर अपना गुलाम बना लिया, ऐसा महात्मा फूले जी बोल रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। फिलहाल हिंदुस्तान में अमेरिकी और यूरोपियन मिशनरियों ने यहाँ के अपने में से ही कई युवकों की ख्रिस्ती बना लिया, किंतु उनमें से किसी ने भी किसी ख्रिस्ती युवक की पिता की हत्या नहीं की। यह कितना बड़ा आश्चर्य है। खंडेराव फिर आगे बताते हैं, बोलते हैं, सवाल पूछते हैं कि नारसिंह की इस तरह की दुर्दशा होने पर विप्रों ने प्रहलाद का राज लेने के लिए कुछ कोशिशें भी की होंगी या नहीं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले इसका जवाब देते हैं, बोलते हैं कि विप्रों ने प्रहलाद का राज हड़पने के लिए कई तरह के लुके छुपे प्रयास किए। उन लोगों को उनमें से कोई कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि बाद में प्रहलाद की आंखें खुल गईं और उसको विप्रों की कुटिलता स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी।
तब से प्रहलाद ने विप्रों पर किसी भी तरह का भरोसा करना छोड़ दिया और सभी लोगों से केवल ऊपरी दिखावे का स्नेह रखकर अपने राज्य की उचित व्यवस्था योग्य प्रतिबंध कर के मर गया। उसके मरने के बाद उसके बेटे का विरोचन ने अपने राज्य को संभालते हुए उस राज्य को बलशाली बनाते हुए अंतिम सांस ली। विरोचन का बेटा बलि बहुत ही बड़ा योद्धा निकला। उसने सबसे पहले अपने ही पड़ोस में रहने वाले छोटे बड़े क्षेत्रपतियों को धूर्त दंगोखोरों की परेशानियों से मुक्त किया और उन पर अपना अधिकार कायम किया। इसलिए उसने बलि का राज्य एकदम लड़ झगड़ कर लेने के उद्देश्य से ही गुप्त रूप से बहुत बड़ी फौज तैयार की और अचानक बलि के राज्य की सीमा पर आ पहुंचा। वामन बहुत ही लोभी, साहसी, अड़ियल और दिमाग वाला था, ऐसा महात्मा फूले जी बोलते हैं। तो हमने देखा परिच्छेद नंबर 5 में कि हिरण्यकश्यप, नरसिंह, प्रहलाद, विप्र, विमोचन आदि के संबंध में महात्मा फूले ने क्या विचार रखे। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप इस चैनल पर ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।